मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी। सो इनमें से कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा वेबर ने नहीं दिया है। फर्स्ट, हायरार्की। सेकेंड, डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड, इम्पर्सनैलिटी। फोर्थ, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। सो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें उसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ये प्रिंसिपल होना चाहिए। अब आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल वेबर ने नहीं बताया है। सो सबसे पहले आंसर देने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम कर सके एक कॉम्प्लेक्स एंड बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे सो दैट आप इसको इजीली समझ पाएँ एंड इसका आंसर आप खुद फॉर्म कर पाएँ। आगे वेबर कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होगी जिसमें क्लियर कट एक लाइन होगी अथॉरिटी की कि कौन सी किसके पास अथॉरिटी रहेगी, डिवीज़न ऑफ लेबर, रूल्स एंड रेगुलेशन, इम्पर्सनैलिटीज, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनकी उन्होंने बात की है। ओके, एंड वेबर कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट करती है एक रैशनल सिस्टम को, रैशनल मेथड को रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। मतलब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है, अथॉरिटी है, हायरार्की है, तो वो एक रैशनल तरीके से फॉर्म की जाएगी। मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज़ में लार्ज स्केल पे कोऑर्डिनेशन हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से चल सके। सो ये सारी बात वेबर ब्यूरोक्रेसी में करते हैं। सो हम वेबर की ब्यूरोक्रेसी को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो देखिए, जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दी है उसमें वो पहला प्रिंसिपल जो बताते हैं वो कहते हैं कि इसमें हायरार्की होगी। अब उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ सपोज एक कंपनी है, कंपनी का नाम XYZ है, जो हेड ऑफ द कंपनी होगा वो CEO होगा। ओके, टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो देन उसके बाद कौन आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। इनका क्या काम होगा, जो अलग अलग डिवीज़न हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें वो अलग अलग डिवीज़न को देखेंगे। CEO क्या होगा, उस कंपनी का हेड हो गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, जितने भी डिवीज़न हैं कंपनी में वो उन सबको देखेंगे। ओके, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जिनका काम अलग अलग होगा। लाइक कुछ डिपार्टमेंट है जिनका काम रिसर्च करना होगा, कुछ है उनका काम एनालाइज इवैल्यूएशन करना होगा, कुछ डिपार्टमेंट का काम सर्विस देना होगा। वेबर कहते हैं कि जो कंपनी होगी उसमें सारी चीज़ें किसी एक के हाथ में ना आके एक हम हायरार्की बना देंगे कि हेड में कौन है सबसे ऊपर, उसके बाद कौन आएगा, देन उसके बाद कौन आएगा, सो दैट ये सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। देन उसके बाद टीम्स आ जाएंगी ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम होगी जिसका काम उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम को करना होगा। तो वेबर कहते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें हायरार्की होना कंपलसरी है। मतलब उस कंपनी का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक हेड होगा, हेड के नीचे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट आ जाएगा। आफ्टर दैट कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अलग अलग काम होगा। आफ्टर दैट हर डिपार्टमेंट की एक टीम होगी। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। सेकंड जो बताते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर में वो कहते हैं कि जो पर्टिकुलर टीम होगी, लाइक एक डिवीज़न है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न, तो इसमें भी जो डिवीज़न एक है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट के अलग अलग काम। वेबर कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए सो दैट पर्टिकुलर पर्सन अपने काम में प्रोफिशिएंट हो एंड इजीली और काफ़ी इफेक्टिवली काम कर सके। सो डिवीज़न की बात करें तो उसमें एक हार्डवेयर डेवलपमेंट, जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड सिस्टम्स बनेंगे उसको डेवलप करना एक डिवीज़न का काम हो गया। ओके, सेकेंडली आपका आ जाएगा
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब हार्डवेयर डेवलप होगा, उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से डालेंगे, तो उसके लिए एक अलग आपका डिपार्टमेंट आ गया। देन आपका इवेल्युएट, कि जो हमने बनाया है कि वो सही बनाया है, उसमें कुछ करेक्शन की नीड है। तो सेकंड प्रिंसिपल बोलता है वेवर ब्यूरोक्रेसी का कि ब्यूरोक्रेसी में डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। वेवर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने के लिए तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है रूल एंड रेगुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंपनीज हो गई, उन सब में एक सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर होना चाहिए जिसको हर किसी को फॉलो करना है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए एम्प्लॉय का कंडक्ट किस तरीके से रहेगा है, मतलब सब चीज़ का एक प्रोसीजर होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड है, सेम स्टैंडर्ड बना रहे, अच्छे तरीके से काम हो पाए। ओके, तो थर्ड है रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। फोर्थ वो बोलते हैं इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटीज का मतलब है कि कोई भी कंपनी होगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसको किसी भी पर्सनल प्रेफरेंस या बायस के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए, उसका क्राइटेरिया बायसनेस नहीं होना चाहिए। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉय को प्रमोट करना हो गया, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना हो गया, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेक करना होगा कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, इनोवेशन कितना है, टीम वर्क क्या रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बायस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की किसी को एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, उसका नाम रोहन है, वहीं दूसरा स्टाफ है, उसका नाम जैक है। रोहन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, टाइमली काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। वहीं जैक है जो सीईओ के कनेक्शन में है, जब वो काफ़ी चिल रहता है, टाइमली नहीं आता है एंड उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी किसको प्रमोट किया जाना चाहिए? रोहन को, क्योंकि रोहन की कैपेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इस वेबर कहते हैं कि जब भी हमें किसी को प्रमोट करना हो एडमिनिस्ट्रेशन में, उस एम्प्लॉय ने क्या काम किया है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना इनोवेशन किया है, उसको बेसिस बनाना चाहिए, पर्सनल प्रेफरेंस को बेसिस नहीं बनाना चाहिए। सो फिफ्थ वो देते हैं मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। जब भी हम किसी को रिक्रूट करें, जब भी हम किसी भी न्यू एम्प्लॉय को हायर करें, तो हमें उसकी मेरिट देखनी चाहिए कि उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, उसकी स्किल्स कितनी, उसका एक्सपीरियंस क्या है। एंड जो जॉब ओपनिंग है उसको हमें एडवर्टाइज पब्लिकली करना चाहिए, सो दैट कि जो ज़्यादा कैपेबल हो उसको, ऐसा नहीं है कि जो नॉन टू है बिना उसको एडवर्टाइज़ किए हमने उसको हायर कर लिया। सो वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जब भी हम किसी नए एम्प्लॉय को हायर करें तो फर्स्टली तो हमें जो जॉब ओपनिंग है कौन सी है उसको पब्लिकली एडवर्टाइज़ करें। आफ्टर दैट जब भी जो भी कैंडिडेट्स आए उसको हम इवैल्यूएट करें, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी स्किल्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेसिस पे उसका इंटरव्यू एंड असेसमेंट ले। देन इंश्योर करें कि उस पोजीशन पे कौन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा, सो उसको सिलेक्ट किया जाए। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं जो हमने पीछे लिया है रोहन एंड जैक का। सो उस केस में रोहन हार्ड वर्किंग है, रोहन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, रोहन ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। वहीं अगर मैं बात करूं जैक की, तो जैक का कनेक्ट्स है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वेवर कहते हैं कि हमें, अगर हम बिना जॉब ओपनिंग निकाले सीधे जैक को हायर कर ले तो वो लॉफुल होगा। ओके, सो इसका जो आंसर होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम्फसाइज नव लोक प्रबंध किस पे ज़्यादा फोकस करता है? सो ये कुछ ऑप्शन है। पहला है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सेकंड है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, थर्ड है मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, फोर्थ है आपका पॉलिटिकल पैट्रोनाज। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जिस पे ज़्यादा फोकस करता है वो आपका है मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। ओके, सो हम समझ लेते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अप्रोच है जो 1980s के आसपास आई थी, जिसमें मेन जो इसने फोकस किया था वो इम्प्रूव करना था पब्लिक सेक्टर में इफ़िशियंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को एंड अकाउंटेबिलिटी को। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है जो प्राइवेट सेक्टर में टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर में भी लेके आए, सो दैट उसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़ेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ओके, सो पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, कंपटीशन एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। इसमें जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या, आपके परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट
आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, इनको डिलीवर करना है किस में, पब्लिक सेक्टर में। सो